समा के लिए रफ़ीक का रिश्ता आया। वह उसे पहले से जानती थी। वह रेशमा ऑटो सर्विस में मैकेनिक था और अच्छी तनख्वाह पाता था। समा के लिए रफ़ीक का रिश्ता आया। वह उसे पहले से जानती थी। वह रेशमा ऑटो सर्विस में मैकेनिक था और अच्छी तनख्वाह पाता था। समा की माँ साइदा अपनी बेटी का रिश्ता लेने को तैयार थी। समा बेहद हसीन और दिलकश लड़की थी। अपनी खूबसूरती के मुकाबले वह रफ़ीक को बहुत मामूली इंसान समझती थी, इसलिए रफ़ीक उसे दिल से नापसंद था। दूसरी ओर समा की सहेली नाज़िमा हमेशा उसकी तारीफ करते हुए उस्काया करती थी कि वह मॉडलिंग करे तो उसका रुतबा बढ़ेगा, साथ ही अच्छी कमाई भी होगी। एक दिन समा ख्वाबों में खोई सड़क पर चली जा रही थी। अरे ओ ड्रीम गर्ल, पीछे से पुकारते हुए नाज़िमा ने जब समा के कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक पड़ी। किसके ख्यालों में चली जा रही हो तुम? तुझे रोका ना होता तो वह स्कूटर वाला जानबूझकर तुझ पर स्कूटर चढ़ा देता। वह तेरा पीछा कर रहा था, नाज़िमा ने कहा। समा ने नाज़िमा के होठों पर चुप रहने के लिए उंगली रख दी। वह जानती थी कि ऐसा ना करने पर नाज़िमा बेकार की बातें करने लगेगी। अपने होठों पर से उंगली हटाते हुए नाज़िमा बोली, मालूम पड़ता है कि तेरा दिमाग सातवें आसमान में उड़ने लगा है। तेरी चमड़ी में जरा सफ़ेदी आ गई तो इतराने लगी। बस आते ही ऐसी बातें शुरू कर दी। जबान पर लगाम रख, थोड़ा सुस्ता ले। थोड़ा रुककर समा ने कहा, चल मेरे साथ चल। अभी तो मैं तेरे साथ नहीं चल सकूंगी। थोड़ा रहम कर, आज तुझे होटल में कॉफ़ी पिलाऊंगी और खाना भी खिलाऊंगी। मेरी माँ ने मेरे लिए जो पकवान बनाया होगा उसे कौन खाएगा? मैं हूं ना। समा नाज़िमा को जबरदस्ती घसीटते हुए पास के एक होटल में ले गई। आज तो बड़ी खुश है, क्या तेरे चाहने वाले नौशाद की चिट्ठी आई है? समा ने पूछा। यह सुनकर नाज़िमा झेप गई और बोली, नहीं साहिबा, का फोटो और चिट्ठी आई है। साहिबा समा के मुंह से निकला। साहिबा और समा की कहानी एक ही थी। उसके भी ऊंचे ख्यालात थे। वह फिल्मी दुनिया की बुलंदियों पर पहुंचना चाहती थी। साहिबा का रिश्ता उसकी मर्जी के खिलाफ एक आम शख्स से तय हो गया था, जो किसी दफ्तर में बड़ा बाबू था। उसे वह शख्स पसंद नहीं था। कुछ महीने पहले साहिबा हीरोइन बनने की लालसा लिए मुंबई भाग गई थी। फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। आज उसकी एक चिट्ठी आई थी। चिट्ठी की खबर सुनने के बाद समा ने नाज़िमा के सामने साहिबा के तमाम फोटो टेबल पर रख दिए, जिन्हें वह बड़े ध्यान से देखने लगी। सोचने लगी, फिल्म लाइन में एक औरत पर कितना सितम ढाया जाता है, उसे कितना नीचे गिरना पड़ता है। नाज़िमा से रहा नहीं गया। वह गुस्से में बोल पड़ी, इस बेहया लड़की को देखो, कैसे कैसे अल्फाजों में अपनी बेइज्जती का डांगा पीटा है। शर्म मानो माने ही नहीं रखती है। क्या यही फिल्मी स्टार बनने का सही तरीका है? मैं तो समझती हूँ कि उसने ही तुम्हें झूठी बातों से भड़काया होगा। देखो समा, फिल्म लाइन में जो लड़की जाएगी उसे पहले कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी। फिल्मों में आजकल विदेशी रस्म के मुताबिक खुला बदन, किसिंग सीन वगैरह मामूली बात हो गई है। कोई फिल्म गंदे सीन दिखाने पर ही आगे बढ़ेगी, वरना समा बोली, सच पूछो तो साहिबा के फिल्म स्टार बनने से मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि मेरे दिल को सदमा पहुंचा है। ख्वाबों की दुनिया में उसने अपने आप को बेचकर जो इज्जत कमाई, वह तारीफ की बात नहीं है। नाज़िमा ने कहा। बातों बातों में उन दोनों ने 3-3 कप कॉफ़ी पी डाली। फिर टेबल पर उनके लिए वेटर खाना सजाने लगा। समा, ऐसे फोटो ले जाकर तुम भी फिल्म वालों से मिलोगी,
तो तुझे फौरन कबूल कर लेंगे। तू तो यूं भी इतनी हसीन हो। हंसकर नाजिमा बोली, आजकल मैं इसलिए ज़्यादा परेशान हूँ कि माँ ने मेरी शादी रफ़ीक से करने के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। उन्हें डर है कि मैं भी मुंबई ना भाग जाऊँ। अगर तुझे रफ़ीक पसंद नहीं है तो मना कर दे, वही तो समस्या है। माँ समझती है कि ऐसे कमाऊँ लड़के जल्दी नहीं मिलते। उसमें कमी क्या है, मेहनत की कमाई करता है, तुझे प्यार दुलार और आराम मुहैया कराएगा। और क्या चाहिए तुझे। तू भी माँ की तरह बतियाने लगी कि मैं उस मैकेनिक रफ़ीक से शादी कर लूँ और अपने सारे अरमानों में आग लगा दूं। रफ़ीक जब घर में घुसे तो उसके कपड़ों से पेट्रोल, मोबिल ऑयल और मिट्टी के तेल की महक सूंघने को मिले, जिसकी गंध नाक में पहुंचते ही मेरा सिर फटने लगे। ना बाबा ना, मैं तो एक हसीन जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। सच तो यह है कि तू टेलीविज़न पर फिल्में देख देख कर और फिल्मी मसाले पढ़ पढ़कर माहौलों को ख्वाब देखने लगी है, इसलिए तेरा दिमाग खराब होने लगा है। उन ख्वाबों से हटकर सोच, तेरी उम्र 24 के ऊपर जा रही है। हमारी बिरादरी में यह उम्र ज़्यादा मानी जाती है। आगे पूछने वाला ना मिलेगा तो फिर इसी तरह की बातें होती रही। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घर चली गई। उस दिन समा रात को ठीक से सो ना सकी। वह बार बार रफ़ीक, नाजिमा और साहिबा के बारे में सोचती रही। रात के 3 बज रहे थे। समा ने उठकर आईने के सामने अपने शरीर को कई बार घुमा फिरा कर देखा, फिर कपड़े उतारकर अपने जिस्म पर निगाहें लगाई और मुस्कुरा दी। फिर वह खुद से ही बोली, मुझे साहिबा नहीं बनना पड़ेगा। मेरे इस खूबसूरत जिस्म और हुस्न को देखते ही फिल्म वाले खुश होकर मुझे हीरोइन बना देंगे। जब कोई गलत रास्ते पर जाने का इरादा बना लेता है तो उसका दिमाग भी वैसा ही हो जाता है। उसे आगे पीछे कुछ सूझता ही नहीं है। समा ने सोचा कि अगर वह साहिबा से मिलने गई तो वह उसे की मदद जरूर करेगी, क्योंकि साहिबा भी उसकी सहेली थी जो आज नाम व पैसा कमा रही है। लोग कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, वे सच कहते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वही ढोल कान फाड़ू बनकर परेशान कर देते हैं। समा अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ उसे मुंबई जाने की इजाज़त नहीं देगी, तो क्या उसके सपने केवल सपने बनकर रह जाएंगे। वह मुंबई जरूर जाएगी, चाहे इसके लिए उसकी माँ छोड़ना पड़े। समा ने पहले बैंक खाते में रुपए निकाले, ट्रेन का रजिस्ट्रेशन कराया और माँ से बहाना करके एक दिन मुंबई के लिए चली गई। समा ने साहिबा को फ़ोन कर दिया था। साहिबा ने उसे दरार रेलवे स्टेशन पर मिलने को कहा और अपने घर से ले चलने को भरोसा दिलाया। जब ट्रेन मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। बहुत से लोग स्टेशन पर बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफार्म पर बैठने की थोड़ी सी जगह मिल गई। समा सोचने लगी, घनघोर बारिश के चलते साहिबा कहीं रुक गई होगी। उसी बेंच पर एक औरत बैठी थी, शायद उसे भी किसी के आने का इंतजार था। समा उस औरत को गौर से देखने लगी, जो उम्र में 40 साल की ज़्यादा की लग रही थी। रंग गोरा, चेहरे पर दिलकशी थी, अच्छी सेहत और उसका सुडौल बदन बड़ा कशिश वाला लग रहा था। समा ने सोचा कि वह औरत जब इस उम्र में इतनी खूबसूरत लग रही है तो जवानी की उम्र में उस पर बहुत से नौजवान फिदा होते रहे होंगे। उस औरत ने मुड़कर समा को देखा और कहा, बारिश अभी रुकने वाली नहीं है, कहाँ जाना है तुम्हें। समा ने जवाब दिया, गोविंद नगर जाना है। कोई मुझे लेने आने वाली थी, शायद बारिश की वजह से वह रुक गई होगी।
जानती हो गोविंद नगर इलाका इस दादर रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है? वह माडाल इलाके में पड़ता है। यहाँ पहली बार आई हो क्या? जी हाँ। किसके यहाँ जाना है? मेरी एक सहेली है साहिबा। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। 2-3 साल पहले वह यहाँ आकर बस गई। उसने मुझे भी शहर देखने के लिए बुलाया था। उस औरत ने समा की ओर एक खास तरह से मुस्कुराहट से देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास सामान तो बहुत कम है। क्या 1-2 दिन के लिए ही आई हो? अभी कुछ नहीं कह सकती। साहिबा के आने पर ही बता सकती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने घर से बिना किसी को बताए यहाँ भाग कर आई हो? अक्सर तुम्हारी उम्र की लड़कियों को मुंबई देखने का बड़ा शौक रहता है, इसलिए वे बिना इजाज़त लिए इस नगर की ओर दौड़ पड़ती हैं और यहाँ पहुंचकर गुमराह हो जाती हैं। समा के चेहरे की हकीकत उस औरत से छिप ना सकी। मुझे लगता है कि तुम भाग कर आई हो। मुमकिन है कि तुम्हें भी हीरोइन बनने का चस्का लगा होगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी हसीन लड़कियां बिना सोचे ही गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। आपने मुझे एक नज़र में तोड़ डाल लिया। लगता है कि आप लड़कियों को पहचानने में माहिर हैं। कहकर समा हंस दी। ठीक कहा तुमने, कहकर वह औरत भी हंस दी। मैं भी किसी जमाने में तुम्हारी उम्र की एक हसीन लड़की गिनी जाती थी। मैं भी मुंबई में उसी इरादे से आई थी, फिर वापस न लौट सकी। मैं भी अपने घर से भागकर आई थी। मुझसे पहले मेरी सहेली भी यहाँ आकर बस चुकी थी और उसी के बुलावे पर मैं यहाँ आई थी। पर जो पेशा उसने अपना रखा था, सुनकर मेरा दिल कांप उठा। वह बड़ी बेगैरत जिंदगी जी रही थी। उसने मुझे भी शामिल करना चाहा, तो मैं उसके दड़बे से भागकर अपने घर जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ के दलालों ने मुझे ऐसा बस में किया कि मैं यहीं की होकर रह गई। मुझे कालगर्ल बनना पड़ा, फिर कोठे तक पहुँचाया गया। मैं बेची गई, लेकिन वहाँ से भाग निकली। अब स्टेशनों पर बैठते ऐसे शख्स को ढूंढती फिरती हूँ जो मेरी कद्र कर सके, लेकिन इस उम्र तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसका दामन पकड़कर बाकी जिंदगी गुजार दूँ। बताते हुए उस औरत की आंखें नम हो गई। कहीं तुम्हारा भी वास्ता साहिबा से पड़ गया तो जिंदगी नरक बन जाएगी। तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हारी सहेली करती क्या है? उस औरत ने पूछा। समा चुप्पी साध गई। नहीं बताना चाहती तो ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वह हीरोइन बनने आई थी। अभी उसको किसी फिल्म में काम करने को नहीं मिला, पर आगे उम्मीद है। फिर तो बड़ा लंबा सफर समझो। मुझे भी लोगों ने लालच देकर बगलाया था, कहकर औरत अजीब तरह से हंसी। तुम जिसका इंतजार कर रही हो, शायद वह तुम्हें लेने नहीं आएगी, क्योंकि जब अभी वह अपना पैर नहीं जमा सकी तो तुम्हारी खूबसूरती के आगे लोग उसे पीछे छोड़ देंगे, जो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दोनों को बातें करते करते 3 घंटे बीत गए। न तो बारिश रुकी, न समा तक साहिबा उसे लेने आई। वे दोनों उठकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चली गई। समा ने वहां खुलकर बताया कि उसकी माँ उसकी शादी जिससे करना चाहती थी, वह उसे पसंद नहीं करती। वह बहुत दूर के सपने देखने लगी और अपनी तकदीर आजमाने मुंबई चली आई। समा, बेहतर होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें वह आदमी पसंद नहीं तो तुम किसी दूसरे से शादी करके इज्जत की जिंदगी बिताओ। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारी इस खूबसूरत जवानी को मुंबई के गुंडे लूटकर जोखम में तुम्हें लावारिस फेंक देंगे, जहां तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला कोई न होगा। समा उस औरत से प्रभावित होकर उसके पैरों पर गिर पड़ी और वापस जाने की मंशा जाहिर की।
अगर तुम इस ग्लैमर की दुनिया में कदम न रखने का फैसला कर घर वापस जाने को राजी हो गई हो तो मैं यही समझूंगी कि तुम एक ज़हीन लड़की थी जो पाप के दलदल में उतरने से बच गई। मैं तुम्हारी वापसी टिकट का इंतजाम करा दूंगी, उस औरत ने कहा। समा घर लौटकर अपनी बूढ़ी माँ साइदा की बाहों में लिपटकर खूब रोई।